ऑलराइट, सो लास्ट की क्लास से भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू गेट बैकलिंक्स फ्रॉम एक्सपायर्ड डोमेन्स। सो लास्ट क्लास में जो लोग नहीं कनेक्टेड थे उनको मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ कि कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। एसईओ का ही एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे और वहीं से भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एसईओ में एक ऑफ पेज एसईओ होता है जिसमें अपनी वेबसाइट के बाहर वर्क करना होता है, और ऑफ पेज एसईओ में एक टॉपिक जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो ये था, बैकलिंक्स फ्रॉम हाई क्वालिटी एक्सपायर्ड डोमेन्स। कल की क्लास का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, अभी अपलोड नहीं हुआ, वो भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से ग्रुप में। तो ये जो टॉपिक था इसमें मैंने आपको ये बताया था, एक्सपायर्ड डोमेन्स वो डोमेन्स होती हैं जो पहले कभी यूज़ में थी लेकिन अब वो यूज़ में नहीं है। हाई क्वालिटी एक्सपायर्ड डोमेन्स का मतलब ये था कि ऐसी डोमेन्स जो पहले जब यूज़ में थी तब वो काफ़ी अच्छी डोमेन्स थी, वो जो वेबसाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती थी, लेकिन अब वो वेबसाइट उतना यूज़ नहीं होती है। और बैकलिंक से मतलब था कि अब वो जो वेबसाइट कभी एक्सपायर हो चुकी है उसको हम लोग फिर से बाई करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे और उसमें अपने लिए एक बैकलिंक बनाएंगे। बैकलिंक का मतलब उस वेबसाइट में अपना नाम कहीं पर लिख देंगे। तो ये ओवरऑल आपको करना है। पहले आपको सर्च करना है ऐसी डोमेन्स जो हाई क्वालिटी हैं और वो एक्सपायर हो चुकी हैं, फिर उन वेबसाइट्स को आप बाई कर लोगे और उनमें आप अपना बैकलिंक बना लोगे। इससे आपको एसईओ में टॉप रैंक होने में हेल्प मिलती है, क्योंकि गूगल को लगेगा कि ये जो वेबसाइट है जो कभी काफ़ी पॉपुलर थी उसमें आपका नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी भी वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट है। हाई क्वालिटी एक्सपायर्ड डोमेन्स आप कहाँ से सर्च करोगे? उसके लिए मैंने आपको टूल्स बताए थे, जैसे आप एचआरईएफ या सेमलेस जैसे टूल्स का यूज़ कर सकते हो। एसईओ के अगर आप टॉप टूल्स की बात करोगे, जैसे एसईओ में कई सारे टूल्स अभी आप सीखोगे, आगे चल के और भी कई सारे टूल्स आप एक एक करके जानोगे। सो कई सारे अच्छे टूल्स हैं जिनमें कि एचआरईएफ करके एक टूल आता है, सेमलेस करके एक टूल आता है, तो इन टूल्स का हम लोग यूज़ करते हैं। अक्सर ये जो टूल्स हैं इस सबकी काफ़ी कॉस्ट होती है। जैसे सेमलेस जो एक टूल है एसईओ का, अगर मैं इसकी कॉस्टिंग आपको यहाँ पर दिखाऊँ क्या प्राइसिंग है, तो ये अराउंड $119 से स्टार्ट है। तो एसईओ में इससे आपके कई सारे काम हो जाते हैं, जैसे कीवर्ड रिसर्च करना हो गया, बैकलिंक चेक करना हो गया, प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना हो गया, और भी कई सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे ही और भी कई सारे टूल्स हैं जो आपको आगे चल कर के नीडेड होंगे। उस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि सभी टूल्स को एक एक करके बाई करने के बजाय कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं जहाँ पर आप ग्रुप में बाई कर सकते हैं। जैसे एक प्लेटफॉर्म है टूल्स जैप। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, एक टूल जैसे मान लेते हैं किसी टूल की कॉस्ट है $100, मतलब कि लगभग 75 से मल्टीप्लाई करें तो 7,500, ₹7,500 का टूल आप ना बाई करें। अगर इस टूल को मान लेते हैं 20 लोग बाई कर लेंगे तो पर पर्सन को सिर्फ पे करना पड़ेगा ₹375। तो ये जो टूल्स हैं, जैसे टूल्स जैप करके एक वेबसाइट है, ये ग्रुप बाई के लिए होती है, मतलब आपको टूल बाई करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह से ग्रुप में बाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ग्रुप बाई कर सकता हूँ जो भी टूल्स मैं बाई करना चाहूँ, और आपको कैनवा के ग्राफिक डिजाइन करने के जो प्रो टूल्स होते हैं वो सभी यहाँ पर आपको कम कॉस्ट में मिल जाएंगे। तो टूल्स जैप करके एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको ये सभी टूल्स ग्रुप में बाई अगर आप करोगे तो आपको कम कॉस्ट में मिल जाएंगे। जैसे कैनवा के अगर आप रियल कॉस्ट देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप में बाई करने पे आपको ये कुछ 100-200 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने सेमरस और भी कई सारे टूल्स को बाई कर रखा है, इसका एक्सेस 1 मंथ के लिए। ओके, सो जैसे इनका अगर हम लोग प्लान्स यहाँ पर देखें कि ग्रुप बाई के कौन कौन से इनके प्लान्स हैं। वैसे तो यहाँ पर ये बाई है बेसिक प्लान इनका। जैसे ये ऑल इन वन का इनका एक प्लान है जिसकी कॉस्ट है अराउंड ₹3,499। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, इसमें इतने सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। ये सभी टूल्स एसईओ के, ग्राफिक डिजाइन के, जैसे ये स्टॉक अनलिमिटेड एक वेबसाइट आती है जहाँ पर आप कई सारी एचडी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा। तो ये पहले हालांकि इतना कॉस्टली नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा सा और कॉस्टली हो गया है। जैसे इनका जो बेसिक प्लान है ये ₹499 का स्टार्ट है। ओके, सो ये टूल्स जैप एक प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ क्या है, ग्रुप में टूल्स को बाई करने के लिए। आपको यहाँ पर वो टूल्स काफ़ी कम कॉस्ट में मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे ये सेमरस नाम का एक टूल है उसको एक्सेस करेंगे।
ये क्योंकि ग्रुप में बाई हम लोग करते हैं तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि हो सकता है वो टूल आपका प्रॉपर काम ना करे। उसकी वजह से यहाँ पर आपको ये सभी टूल्स को अगर आप प्रॉपर एक्सेस करना चाहते हो तो दो क्रोम एक्सटेंशंस होती हैं, इनका यूज़ करना होता है। ओके, अभी मैं टूल्स जैब के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये जो टॉपिक है इस पर भी हम लोग आएंगे। कुछ बेसिक बातें मैं नोट कर देता हूँ तो आपको याद आएगा। एक वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म आप मान सकते हो टूल्स है, जिसका यूज़ क्या है, ग्रुप में एसईओ टूल्स और ग्राफिक्स के टूल्स और भी मतलब ये क्या कहते हैं प्रीमियम इमेजेस आती हैं, इनको बाई करने के लिए ये टूल का यूज़ किया जाता है। वर्डप्रेस की थीम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये सब चीज़ें आपको अगर कम कॉस्ट में चाहिए हो तो आप टूल्स जैब नाम के टूल का यूज़ कर सकते हो। 400-500 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। अब इस टूल को यूज़ करने के लिए आपको क्रोम की जो दो एक्सटेंशंस आती हैं वो डाउनलोड करनी पड़ती हैं। ये एक्सटेंशंस कई बार क्रोम ब्राउज़र में काम नहीं करती हैं तो आप ओपेरा मिनी जैसे दूसरे ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देखोगे यहाँ पर इतने सारे टूल्स मुझे मिल गए हैं, कुछ 400-500 रुपीज़ में। सेमरस, मेजेस्टिक, मौज, मेजेस्टिक भी एक टूल आता है एसईओ का ही, स्पाइफू एसईओ का टूल है, बस सुमो कंटेंट रिलेटेड टूल है, KW फाइंडर ये कीवर्ड रिसर्च का टूल है। तो यहाँ पे इतने सारे टूल्स मुझे मिल गए हैं। जैसे यहाँ पे एक कैनवा टूल मुझे मिल गया। अब मुझे कैनवा टूल को एक्सेस करना है तो आप देखोगे मैं इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। कैनवा का प्रो वर्जन मिल गया है। ये तो एक्सटेंशन नॉट फाउंड एरर लिख करके आ रही है, तो ये एरर ना आए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो क्रोम एक्सटेंशंस हैं यहाँ पर, इनको मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने पहली एक्सटेंशन डाउनलोड की, दूसरी एक्सटेंशन डाउनलोड की। अब ये जो आपने डाउनलोड किया है इसको अपने क्रोम ब्राउज़र में, ये जो ब्राउज़र है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। अपलोड कैसे आप करते हैं, एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशन करके एक ऑप्शन आता है। सभी कुछ क्लास में रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो आज का कल का मैं एक साथ शेयर कर दूँगा। आप यहाँ पे जाओगे एक्सटेंशन में, मैनेज एक्सटेंशन में, और यहाँ पे डेवलपर मोड लिखा होगा। आपके वाले में ये ऑफ आ रहा होगा, मेरे बारे में ऑन है क्योंकि मैंने पहले ऑन कर रखा है। आप इसको ऑन करोगे, लोड अनपैक्ड में जाओगे और जो दो फाइल अभी मैंने डाउनलोड की थी उनको आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे। इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे, एक्सट्रैक्ट करने मतलब होता है उनको ओपन करना पड़ेगा। तो लोड अनपैक पे मैं जाऊँगा और जो दो अभी फ़ोल्डर मैंने डाउनलोड किए थे उनको यहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा। पहला फ़ोल्डर, फिर दूसरा फ़ोल्डर। तो ये एक्सटेंशंस आपको यूज़ करनी पड़ती हैं क्योंकि ये टूल्स एक तरीके से छोटा मोटा फ्रॉड टाइप का भी कर रहे हैं कि एक पर्सन अकेले इनको बाई करता है और कई लोग इसका यूज़ कर पाते हैं। तो इस तरीके के एक्सटेंशंस को कई लोग यूज़ कर पाए, इसी को ग्रुप बाई बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो अब मैं कैनवा को एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कैनवा के जितने भी प्रो इमेजेस होती हैं या फिर जो टेम्पलेट्स से आप यूज़ करने के टाइम पर प्रॉब्लम आ रही थी, आप उनको कम कॉस्ट में ईजिली यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो ये बेसिक बात है कि आपको इस तरीके से काम करना है। अभी तो फिलहाल हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, और टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल की क्लास में जो स्टार्ट किया था, बैकलिंक्स फ्रॉम हाई क्वालिटी एक्सपायर्ड डोमेन। ओके, सो इसको कैसे क्या समझना है वो आप देखिए। सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे HREF या सेमरस, कोई एक टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेमरस टूल का यूज़ करूँगा। ये मेरे पास सेमरस नाम से एक टूल है जो कि SEO का काफ़ी पॉपुलर टूल है, इस पर जाएंगे। अभी आने वाली क्लास में मैं आपको सिर्फ SEO के अलग अलग टूल्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे अभी सेमरस टूल पे हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे साइड एक ऑप्शन आ रहा है लिंक बिल्डिंग का और बैकलिंक एनालिटिक्स का। आप इस पर चले जाओगे। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पता करना है ऐसी कौन कौन सी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं या डोमेन्स हैं जो पहले कभी काफ़ी पॉपुलर थी लेकिन अब वो एक्सपायर्ड हो गई हैं, तो ये पता करने का तरीका ये था कि आप किसी पॉपुलर वेबसाइट जो अभी आज के टाइम पे पॉपुलर है उसकी वेबसाइट को यहाँ पे सर्च करो और ये चेक करो कि उसने अपनी वेबसाइट पे किसका किसका नाम लिखा है। जैसे कल मैंने एग्जांपल लिया था कि आप मान लेते हैं जी न्यूज़ जैसे प्लेटफॉर्म को चेक कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं gnews.india.com एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट ने अपनी वेबसाइट पे किसका किसका नाम लिखा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो अगर जी न्यूज़ जैसी वेबसाइट ने अपनी वेबसाइट पे किसी का नाम लिखा होगा इसका मतलब वो एक अच्छी वेबसाइट ही है, और उनमें से कुछ ऐसी वेबसाइट्स हमें मिल जाएंगी जो एक्सपायर्ड हो चुकी हैं। तो ये बेसिक तरीका है।
कि आप किसी पॉपुलर वेबसाइट का नाम यहाँ पे सर्च करो, यहाँ से हमें वो लिस्ट मिल जाएगी कि इसने किसका किसका नाम अपनी वेबसाइट पर लिखा है, और उन वेबसाइट्स की लिस्ट को आप डाउनलोड कर लो। सो यहाँ पे जैसे मुझे रिफरिंग डोमेन्स करके कॉलम दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। सेमरस एक टूल है जिसके आप कई सारी एसईओ की चीज़ों को पता कर सकते हैं। अभी हम लोग बस इतना पता कर रहे हैं कि जी न्यूज़ जैसी पॉपुलर वेबसाइट ने अपनी वेबसाइट पे किसका किसका नाम लिखा है। तो यहाँ पे मैंने रिफरिंग डोमेन्स में क्लिक किया है, तो ये भी ओपन हो रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है। और यहाँ पे भी एक्सपोर्ट पे क्लिक करके मैं कंप्लीट लिस्ट को डाउनलोड कर लूँगा। तो यहाँ पे ये कई सारी वेबसाइट्स मेरे सामने आ गई जिनका नाम जी न्यूज़ ने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है, और इन सभी वेबसाइट्स को हम लोग यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड, एक्सपोर्ट एज CSV। तो मेरे पास कई सारी वेबसाइट्स की एक बड़ी सी एक्सेल सीट डाउनलोड हो चुकी है, और उस एक्सेल सीट में अब मुझे निकालना होगा ऐसे डोमेन्स जो एक्सपायर हो चुके हैं। बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। आगे चल कर के ये वाला जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ एसईओ का, ये आपको तब करना पड़ेगा जब काफ़ी सारा कंपटीशन होगा। आप किसी ऐसे बिजनेस के लिए एसईओ करना चाह रहे हैं जिसमें कंपटीशन हाई है, जिसमें 3 से 4 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा, आपका कॉम्पिटिटर भी लगातार एसईओ कर रहा है और आपको भी यहाँ पर एसईओ करना है। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे वर्किंग करेंगे। ऑलराइट, सो ये मेरे सामने कुछ वेबसाइट्स आ गए, हालांकि इनका यहाँ पे DAPA नहीं लिखा हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं, लिखा होता ज़्यादा अच्छी बात थी। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, ये लिखा हुआ है, डोमेन स्कोर लिखा हुआ है यहाँ पर। वो जो कल मैंने एक फैक्टर आपको बताया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर कोई कल की क्लास में नहीं था। बात ये चल रही है कि आपको ऐसी डोमेन्स ढूंढ के निकालनी है जो एक्सपायर हो चुकी हैं, लेकिन वो पहले कभी हाई क्वालिटी हुआ करती थी। अब हाई क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है कि कौन सी डोमेन हाई क्वालिटी है या नहीं है। तो कल मैंने आपको बताया था कि हर एक डोमेन को गूगल 1 से लेके 100 तक नंबर देता है। जिसको भी 30 या 40 प्लस नंबर मिले हुए हैं, इसका मतलब वो हाई क्वालिटी है। वो जो नंबर दिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग DA, जिसको डोमेन अथॉरिटी बोला जाता है, या कई जगहों पर आप उसको देखेंगे लिखा होगा डोमेन स्कोर। तो DA या डोमेन स्कोर इससे एक ही बात होती है, या डोमेन रैंक DR भी कई जगहों पर लिखा होता है। तो DR या PR लिखा हो या DA लिखा हो, ये सब बात एक ही है। तो कोई भी वेबसाइट जो हाई क्वालिटी है ये कैसे पता चलेगा, जिसको गूगल ने 1 से 100 में 40 से ज़्यादा नंबर दिए हो। 40 से ज़्यादा नंबर दिए हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेन स्कोर में। तो सभी जैसे gnews.com को 71 नंबर मिले हैं, 24 टास्क को 22 मिले हैं, और यहाँ पे कई सारी दूसरी वेबसाइट्स आ रही हैं। इनको मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर 1000 से ज़्यादा ही वेबसाइट्स हैं, तो मैं इनको फ़िल्टर कर लेता हूँ। एज अ गुड डिजिटल मार्केटर आप लोग MS एक्सेल वगैरह में काम करना जरूर सीखिए। एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मुझे फ़िल्टर करना है, सिर्फ 40 प्लस वाले चाहिए, जिनमें 22 लिखा है, 11 लिखा है, 8 लिखा है, ये सब मुझे हटाना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और टेक्निकली यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू। 40 से जो ज़्यादा हो या 40 के बराबर हो, वो सिर्फ इस लिस्ट में आ जाएं। तो ये भी मेरा पूरा फ़िल्टर आउट कर देगा। तो अब मेरे सामने सिर्फ वो वेबसाइट्स हैं जिनकी डोमेन स्कोर या डोमेन अथॉरिटी 40 से ज़्यादा है। अब इतनी सारी वेबसाइट्स में कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी मुझे मिलेंगी जो एक्सपायर हो चुकी हैं। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या पता करना है, हाई क्वालिटी वेबसाइट्स की लिस्ट निकालनी है। तो हाई क्वालिटी वेबसाइट्स की लिस्ट मैंने कैसे निकाली? स्टेप नंबर 1, मैंने ओपन किया सेमरस नाम का एक टूल। सेकेंड स्टेप, वहाँ पे मैंने एंटर किया कोई पॉपुलर वेबसाइट लाइक जी न्यूज़, आप वहाँ फोर्ब्स मैगजीन की, टाइम मैगजीन की कोई एक पॉपुलर वेबसाइट आप वहाँ पर एंटर करेंगे। आप लोग अपने शब्दों में लिखिए, यहाँ पर ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे रैंडम लिख रहा हूँ। स्टेप नंबर 3, डाउनलोड रिफरिंग डोमेन्स।
वहाँ पर आप जो रेफरिंग डोमेन्स है उनको डाउनलोड कर लो, वो जो एक्सेल सीट मैंने डाउनलोड की। अब आप एक्सेल सीट में क्या कर लो, फिल्टर कर लो ऑल डोमेन्स विथ DA 40+, 40+ से ज़्यादा की जितने भी डोमेन्स हैं वो फिल्टर कर लो। अब मेरे सामने हाई क्वालिटी की कई सारी वेबसाइट्स आ गई हैं। अब उसमें से मुझे पता करना है कौन सी एक्सपायर्ड हो गई हैं। तो ये बेसिक बात यहाँ पर अभी चल रही है, और ये सब हम लोग कर क्यों रहे हैं, जिससे कि गूगल में हमारी वेबसाइट का नाम ऊपर आए। तो गूगल में ऊपर आने के जो तरीके हैं वो 200 से ज़्यादा हैं। अगर आपको गूगल में ऊपर आना है तो 200 फैक्टर्स होते हैं एसईओ के, लेकिन उन 200 में से कई फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कई फैक्टर कम इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि ये भी एक फैक्टर होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो कितने ईयर ओल्ड वेबसाइट है। जैसे अगर आप बिल्कुल नई वेबसाइट बनाते हो तो वो ईजिली ऊपर नहीं आ पाती है, लेकिन जो 1 ईयर 2 ईयर्स ओल्ड वेबसाइट्स होती हैं वो जल्दी ऊपर आ जाती है। तो ये सब फैक्टर्स में से ये जो मैं फैक्टर एक बता रहा हूँ आज की क्लास में, ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस और अच्छा फैक्टर माना जाता है, क्योंकि ये इजली सभी लोग नहीं करते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब ये जो मेरे पास इतनी सारी डोमेन्स आ चुकी हैं, इनमें से कौन सी एक्सपायर्ड है कौन सी एक्सपायर्ड नहीं है, ये आपको पता करना है। तो ये भी पता करने के लिए अगेन कई सारे मेथड्स हैं जिनसे आप पता कर सकते हो। जैसे कि GoDaddy जो वेबसाइट खरीदने का एक टूल है, डोमेन बाई करने का एक टूल है, वहाँ पे बल्क में डोमेन आप चेक कर सकते हो कि वो आपको बता देगा कि ये डोमेन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो कितने में मिलेगी। तो अब हम लोग GoDaddy में आते हैं। GoDaddy क्या है, वेबसाइट खरीदने का, बाई करने का एक टूल है। यहाँ पर एक बार में मैं 2000 वेबसाइट्स में चेक कर सकता हूँ कि वो वेबसाइट मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो ऑब्वियसली जो एक्सपायर हो चुकी होगी वही मिल पाएगी। जैसे यहाँ पर gnews.com है, ऑब्वियसली ये मुझे कभी नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये एक्सपायर्ड भी नहीं हुई होगी। तो यहाँ से मैं लिस्ट को कॉपी करूँगा और उनमें से चेक करूँगा कि कौन सी एक्सपायर्ड हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बार बार आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे 1082 वेबसाइट्स को मैं एक साथ चेक कर रहा हूँ। यहाँ से आप कॉपी करेंगे, सेमरस में 1 बाय 1 करना पड़ेगा। तो वहाँ से लिस्ट डाउनलोड कर लो, सीधे GoDaddy में चेक कर लो। GoDaddy का ये बल्क में चेक करके मुझे बता देगा कि इनमें से कौन सी एक्सपायर्ड है, कौन सी मिल पाएंगी, कौन सी नहीं मिल पाएंगी। हो सकता है ये Jara.news एक्सपायर हो गई हो, तो ये मेरे काम की है। Google.com ऑब्वियसली नहीं एक्सपायर हुई होगी। सेलेब्स बर्थडे टुडे.com हो सकता है एक्सपायर हो गई हो। कभी कोई ना कोई चलाता रहता है। होता ये है कि जैसे आज ही आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, आपने कोई वेबसाइट बनाया, उसमें काम किया 1 2 6 महीने तक, फिर आपका प्लान हो गया कुछ और बड़ा करने का, तो उस वेबसाइट को आपने छोड़ दिया। तो ये चीज़ है, जैसे ये भी वेबसाइट एक्सपायर नहीं हुई है, नहीं मिल पाएगी मुझे। फिलहाल ये 1082 वेबसाइट्स हैं, इनको सर्च करते हैं एक बार और देखते हैं क्या कोई वेबसाइट मुझे मिल पाएगी। तो यहाँ पर जैसे मुझे दिख रहा है कि भारत पे India.org नाम से एक वेबसाइट जो मुझे मिल जाएगी, और ये वो सब वेबसाइट्स हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनमें से कुछ वेबसाइट्स मुझे मिल जाएंगी। तो लेट्स सी, भारत पे India.org वेबसाइट, अभी तो क्योंकि मुझे एक्सपायर दिखा रहा है तो ऑब्वियसली वेबसाइट नहीं चल रही होगी। हाँ, क्योंकि इसके बाद बाई भी करना पड़ता है, लेकिन ये वेबसाइट यहाँ पे ऑलरेडी कोई यूज़ कर रहा है। हाँ, ऑब्वियसली बाई करना पड़ता है, एसईओ में थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। ऑल अवेलेबल यहाँ लिस्ट प्रॉपर दिखा नहीं रहा है। सर्च रिजल्ट तो ठीक है, आ गया यहाँ पर। अब इनमें से कौन सी बाई करना है उसकी लिस्ट यहाँ पर वैसे आ जाती है। वन ऑफ योर 163 डोमेन इज अवेलेबल। 163 में कोई एक अवेलेबल है, लेकिन कौन सी अवेलेबल है ये यहाँ पे लिख कर भी नहीं आया अभी। जैसे इस पर किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करने पे यहाँ पे लिस्ट चेंज हो जानी चाहिए, तो वो लिस्ट अभी चेंज हो नहीं रही है। सिलेक्शन वन wiki0.com एक वेबसाइट है मुझे जो यहाँ पे मिल पाई है। ये वेबसाइट अवेलेबल है, इसको बाई किया जा सकता है। एक्चुअली ये जो वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन ये भी आई थिंक अवेलेबल नहीं है, ये भी लाइव है।
ये GoDaddy यहाँ पे एक्यूरेट बात मुझे नहीं बता पा रहा है अभी कि ये जो 1000 वेबसाइट्स मैंने एंटर की थी इनमें से कौन सी अवेलेबल है, कौन सी अवेलेबल नहीं है। एक टूल और आता है बल्क डोमेन चेक करने का, उस टूल का मुझे नाम अभी याद आ नहीं रहा है, बल्क डोमेन चेकर। हालांकि GoDaddy बता देता है लेकिन अभी ये पता नहीं क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से बता पा रहा है। किसी दूसरे टूल में हम लोग चेक करते हैं कि बल्क में डोमेन्स में से कौन कौन से अवेलेबल है, कौन से अवेलेबल नहीं है। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपनी लिस्ट को अपलोड कर दीजिए, तो मैं लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ एक। तो एक्सेल सीट को ही डायरेक्ट अपलोड कर लेते हैं। नेमचीफ नाम का एक दूसरा टूल है जहाँ से हम लोग ये बात चेक कर पाएंगे कि डोमेन अवेलेबल है कौन सी नहीं अवेलेबल है। हालांकि GoDaddy से काम हो जाता रहा है हमेशा ही, लेकिन आज वो नहीं दिखा पा रहा है। एक्सेल भी नहीं प्रॉपर चल रहा है। कई सारे इशूज इस तरीके से आते रहते हैं, तो वो सभी आपको टैकल करने पड़ेंगे विद द टाइम। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसको ये भी देख लेते हैं। कई सारे टूल्स आते हैं इस चीज़ को चेक करने के लिए। अब उनमें से हाई DAPA की जो वेबसाइट्स हैं वो इस तरीके से हमें पता चल जाएंगी। अब उनमें से वो फिल्टर आउट करना पड़ेगा, ये प्रोसेस है। हाँ, अक्सर नॉर्मल डोमेन से हाई होता है। अच्छा, प्राइस दिया हुआ है। तो जैसे ये मान लेते हैं अभी इंडियन वेबसाइट हमें चाहिए, तो उसके लिए ये प्रोसेस हम लोगों ने अपनाया है यहाँ पर। पहले जी न्यूज़ जैसी वेबसाइट को चेक किया और उसमें जाकर के हम लोग यहाँ पर फिल्टर आउट कर लेंगे। ये जो लिस्ट है मेरे पास, इस लिस्ट को मैं कॉपी करके एक अलग एक्सेल सीट में पेस्ट कर देता हूँ और इस एक्सेल सीट को मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास। और अभी इसको चेक करते हैं। wiki0.com ही एक वेबसाइट ये बता पाया है, लेकिन हालांकि वो वेबसाइट भी लाइव है, उसका कोई सेंस नहीं है। अब देखो GoDaddy में यहाँ पे सही रिजल्ट दे पाया है कि एक वेबसाइट आपको मिल जाएगी जो कि एक्सपायर या फिर वो सेल करना चाह रहे होंगे, एक्सपायर तो भी नहीं हुई होगी, वो सेल करना चाह रहे होंगे यहाँ पर। तो अभी 1000 लिस्ट में मैंने चेक किया, उसके बाद मैं इनमें से कोई वेबसाइट नहीं मिल पाई तो उसके नीचे 1000 में मैं चेक करूँगा। तो ये प्रोसेस आपको लगातार बार बार करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको हो सकता है कोई ऐसी डोमेन मिल जाए जो कम कॉस्ट में आपको मिल जाएगी और वो साथ में एक्सपायर भी हो चुकी होगी। तो ये वाला जो स्टेप है इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है। और यहाँ पे ये जो लिस्ट मैंने बनाई एक्सेल सीट की, इसको मुझे फिर से सेव करना पड़ेगा CSV में। ये एक और प्रॉब्लम आ रही है कि जो एक्सेल सीट है वो 250 KB से कम होनी चाहिए। सो फिलहाल अभी हम लोग GoDaddy में वापस से आते हैं, मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ कैसे आपको करना है। तो अभी ये मैंने अराउंड 1000 कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे सर्च की थी techmeme.com करके, और वहाँ तक मुझे यहाँ पे नहीं मिल पाई थी। तो अभी उसके नीचे की लिस्ट ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से मैं ले लेता हूँ कोई एक लिस्ट 16mb.com से लेकर के और कॉपी कर लेते हैं। हालांकि अब तो ये सारी वेबसाइट्स आ गई जिनका DAPA भी हो सकता है लो हो। तो आप प्रोसेस को समझिए कैसे करना है।
आप वहाँ से फ़िल्टर करोगे, यहाँ पे आकर के आप सर्च करोगे, उसके बाद ये आपको बताएगा कि उनमें से कौन सी अवेलेबल है, कौन सी अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है जो अवेलेबल हो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है जो अवेलेबल हो उसकी कॉस्ट कम हो। जैसे जनता राज डॉट इन ये डोमेन यहाँ पर अवेलेबल मुझे दिख रही है। ये 8 डोमेन हैं जो अवेलेबल हैं, उनमें से जनता राज डॉट इन नाम की एक डोमेन है जो अवेलेबल है। एक ये educw.com करके डोमेन है जो कि अवेलेबल है, ये पहले कभी यूज़ होती रही होगी लेकिन अब ये डोमेन यूज़ नहीं हो रही है। ओके, हाँ ये देखो डोमेन यूज़ नहीं हो रही है। इसका डोमेन स्कोर एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी जब मैंने लिस्ट फिल्टर की थी उसके बाद मैंने एक्सेल शीट बंद कर दिया था तो यहाँ पे डोमेन स्कोर सबका चला गया था। तो एक बार मैं कंट्रोल F करके डोमेन स्कोर चेक कर लेता हूँ। तो इसका डोमेन इसको जैसे 17 है, बहुत छोटा सा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इस तरीके की डोमेन भी आपके काम की नहीं है। तो प्रोसेस को आप समझिए करना क्या है। यहाँ तक आने के बाद आपको वो सभी डोमेन्स GoDaddy में जाकर के बल्क सर्च कर लेना है। बल्क सर्च करने के बाद आप जब 3 बार 4 बार करोगे तो कोई ना कोई डोमेन आपको ऐसी मिल जाएगी जो डोमेन लो कॉस्ट में, मतलब कम कॉस्ट में हाई DA वाली डोमेन आपको मिल जाएगी। उस डोमेन को आपको बाई कर लेना है। ओके, तो जैसे मैंने अभी gnews.com की वेबसाइट को निकाला, उससे मुझे कुछ 1-2 हज़ार वेबसाइट्स मिल गई जिनका DA 40 था। उन 2-3 हज़ार वेबसाइट्स मैंने सर्च किया। अब मान लेते हैं उसमें मुझे एक भी ऐसी वेबसाइट नहीं मिली जिसका DA ठीक ठाक हो और वो एक्सपायर हो चुकी हो, या एक्सपायर ना भी हुई हो लेकिन उसकी कॉस्ट कम में मुझे मिल जाए। तो वो मैं फिर दूसरी कोई वेबसाइट सर्च करूँगा तो वो लगातार मैं सर्च करता रहूँगा। एट द एंड मुझे ऐसी कोई ना कोई वेबसाइट ज़रूर मिल जाएगी जिसका DA आपका ठीक ठाक होगा और वो एक्सपायर्ड हो चुकी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, बस लास्ट स्टेप है उसको और आप देख लीजिए। फिर जो डोमेन आप बाई करोगे उस वेबसाइट को आप पूरा रीडिज़ाइन करोगे। ओके, और रीडिज़ाइन करने के बाद उस वेबसाइट में आप कहीं पर लिंक दे दोगे अपनी मेन वेबसाइट का। मान लेते मुझे regencyhospital.com के लिए SEO करना है, तो मैंने कोई एक ऐसी डोमेन बाई की जो एक्सपायर हो चुकी थी। उस डोमेन को मैं खरीदूंगा, उसको रीडिज़ाइन करूंगा और उसमें मैं लिंक दे दूंगा अपने regencyhospital.com वेबसाइट का। तो इससे गूगल को लगेगा कि ये जो काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है उसमें रिजेंसी हॉस्पिटल की वेबसाइट का नाम लिखा है, इसका मतलब रिजेंसी हॉस्पिटल एक अच्छी वेबसाइट है। ये आपको ओवरऑल प्रोसेस करना है। तो ये पहले 4 स्टेप आपको सेमरस वगैरह का यूज़ करके करना है, फिर आपको GoDaddy का यूज़ करके करना है और फिर आपको ये काम यहाँ पर कर देना है। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपका होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, इस प्रोसेस को आप लोग कई बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ये कभी हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े या हमेशा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक पॉइंट को और समझिएगा। रीडिज़ाइन आप करोगे मतलब आप एक नई वेबसाइट बनाओगे और उस वेबसाइट पे आप अपनी मेन वेबसाइट का लिंक दे दोगे। या फिर एक तरीका और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीडायरेक्शन। यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उसको आप समझिएगा। रीडायरेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं कोई बिजनेस है, मैं रैंक कीवर्ड्स का एग्जांपल ले लेता हूँ। रैंक कीवर्ड्स की एक वेबसाइट है rankkeywords.com, रैंक कीवर्ड्स की एक और वेबसाइट है rankkeywords.in। मैं चाहता हूँ अगर कोई .com खोले तो वो ऑटोमेटिक .in में चला जाए। जैसे कि fb.com अगर आप खोलोगे fb.com तो वो आपको ऑटोमेटिक facebook.com में भेज देगा। इसको हम लोग बोलते हैं रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन का मतलब है कि आपकी कोई एक वेबसाइट को कोई ओपन करे और वो आपको ऑटोमेटिक किसी और वेबसाइट में सेंड कर दे। ओके, सो अब ये रीडायरेक्शन होता कैसे है और किस किस टाइप के रीडायरेक्शंस होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो रीडायरेक्शंस आप नोट कर सकते हैं और इसको अभी हम लोग रिलेट करेंगे अपने इस वाले टॉपिक से। तो नेक्स्ट सेटिंग आप डाल लीजिए रीडायरेक्शंस। अभी आपको स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। अभी बीच में आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक गई थी तो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। यहाँ पर भी हम लोग रीडायरेक्शन पढ़ रहे थे। 3 टाइप्स की रीडायरेक्शन है, 301, 302 और 307। 301 रीडायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट जब आप कोई ओपन करेगा तो कोई दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो आप वहाँ पर लिख देंगे, प्लस आपकी वेबसाइट का जो ओल्ड वाली वेबसाइट है उसका जितना SEO है वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इसे बोला जाता है परमानेंट रीडायरेक्शन। परमानेंट का मतलब कि अब आपकी वेबसाइट और प्लस उसका SEO दोनों नई वाली वेबसाइट के लिए काउंट हो जाएंगे। 302 रीडायरेक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ रीडायरेक्शन होगा, उसका SEO ट्रांसफ़र नहीं होगा, ओनली रीडायरेक्शन।
इसको हम लोग टेम्परेरी रीडायरेक्शन भी बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं आप सिर्फ 1 मंथ के लिए या कुछ टाइम के लिए रीडायरेक्शन करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी रीडायरेक्शन। और ये सिर्फ और सिर्फ रीडायरेक्शन करता है, इसमें एसईओ ट्रांसफ़र नहीं होता है। 307 रीडायरेक्शन भी बिल्कुल 302 रीडायरेक्शन की ही तरह है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ रीडायरेक्शन होता है और एसईओ ट्रांसफ़र नहीं होता है। 307 रीडायरेक्शन 302 रीडायरेक्शन की तरह है, उसमें बस डिफरेंस ये है, जैसे हम लोग कुछ 5-10 डेज़ के लिए अगर रीडायरेक्शन कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं 307 रीडायरेक्शन। अदरवाइज दो ही रीडायरेक्शन होते हैं टेक्निकली, 301 और 302। 301 है परमानेंट और 302 है हमारा टेम्प्रेरी। इस काम को करते कैसे हैं वो भी मैं आपको वेबसाइट पर दिखाता हूँ। तो किसी भी वेबसाइट में अगर आपको रीडायरेक्शन करना है तो आप उसका वर्डप्रेस ओपन करेंगे। हाँ कर सकते हैं, कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है। इवन 301 करने के बाद उसको वापस में फिर से रिवर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोडिंग के लाइन में थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो एक नॉर्मल जो कस्टमर आएगा आपकी वेबसाइट में, उसको कोई मतलब नहीं कि आपने 301 किया है, 302 किया है, 307 किया है। वो रैंक कीवर्ड्स डॉट इन ओपन करेगा और वो ऑटोमेटिक रैंक एजुकेशन डॉट इन ओपन हो जाएगी। लेकिन गूगल जब आता है आपकी वेबसाइट में, वो जब आपकी कोडिंग चेक करता है तब वो इस बात को समझ पाता है कि आपने 301 किया है या 302 किया है या 307 किया है। इस काम को करने के लिए वर्डप्रेस में कई सारी प्लगइन्स आती हैं, उन्हीं प्लगइन्स की हेल्प से अभी हम लोग ये रीडायरेक्शन करेंगे। तो जैसे भी मैं यहाँ पे वर्डप्रेस ओपन कर रहा हूँ, वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए वर्डप्रेस का हम लोग यूज़ करते हैं। और वर्डप्रेस में प्लगइन्स में आप जाएंगे, ऐड न्यू में जाएंगे, और यहाँ पर आपको रीडायरेक्शंस करके सर्च करना है, 301 रीडायरेक्शंस करके। अगर रजिस्ट्रेशन का ओके, सो यहाँ पर जैसे 301 रीडायरेक्शन करके एक प्लगइन है, आप इसी को इंस्टॉल कर लो। इसमें 301 भी हो जाता है और 302 भी हो जाता है। इसको आप इंस्टॉल नाउ करोगे और एक्टिवेट कर दोगे। तो आज की क्लास हम लोग अभी 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला जो टॉपिक था, इस टॉपिक को अभी आप चाहो तो कुछ देर के लिए इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप किसी एडवांस वेबसाइट का एसईओ कर रहे होगे। रीडायरेक्शन एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आप जरूर क्लियर रखना। एसईओ के मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में ये पूछ ही लेते हैं, व्हाट इज़ रीडायरेक्शन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीडायरेक्शन। तो ये आपको बेसिक आंसर देना है कि रीडायरेक्शन का मतलब है कि आप एक वेबसाइट ओपन करो और वो दूसरी वेबसाइट को वहाँ पर ओपन कर दे। कितने टाइप्स के होते हैं, 301, 302 और 307। डिफरेंस क्या है उत्कर्ष बताओ। सर जो 301 है वो परमानेंट है और उसमें जो है एसईओ भी ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल सही बताया तुमने, 302 है वो होता है टेम्परेरी बेसिस पर, करेक्ट। एसईओ ट्रांसफर। तो ये जो मैंने प्लगइन इंस्टॉल की है वर्डप्रेस में 301 रीडायरेक्शन नाम की, इस प्लगइन में आप जाओगे और यहाँ पे आप 301 या 302 या 307 कौन सा रीडायरेक्शन करना चाहते हो वो सिलेक्ट करोगे, अपनी वेबसाइट डालोगे। जैसे मेरी वेबसाइट मान लेते हैं ये amantutorials.in, amantutorials.in, और इसको यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दोगे। मान लेते मुझे किसी और की वेबसाइट में रीडायरेक्ट करना है, जैसे rankeducation.in में। ये मैंने लिंक यहाँ पर दे दिया और इसको मैंने कर दिया सेव। तो अब अगर कोई amantutorials.in ओपन करेगा तो ऑटोमेटिक rankeducation.in में चला जाएगा। जैसे मैं कस्टम पेज में वहां पर ये ऑप्शंस कहाँ पर कस्टम है। हाँ, पर्टिकुलर किसी पेज में अगर ट्रांसफ़र करना हो तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं, कि अपनी वेबसाइट किसी और पेज में अगर भेजना हो तो तब इसका यूज़ किया जाता है। और जब इसको ऑफ करना तो यहाँ से हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, सो रीडायरेक्शन करने के लिए यहाँ पर हम लोग कस्टम या फिर जो बेटर ऑप्शन होगा कस्टम ही ओके है। यहाँ पे हम अपनी वो वेबसाइट डाल देंगे जिसमें हमें रीडायरेक्शन करना है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट डालेंगे और ये काम हमारा यहाँ से डन हो जाएगा। ओके, सो ये जो प्लगइन है इससे हमारा रीडायरेक्शन का वर्क होता है। तो ये 3 टाइप्स के हमारे यहाँ पर रीडायरेक्शन होते हैं। ओके, सो रीडायरेक्शन एक छोटा सा टॉपिक, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे।
301, 302 और 307। इस काम को करने के लिए कई सारी प्लगइन्स आती है, कोई एक प्लगइन इंस्टॉल कर लो, उससे ये काम आपका हो जाएगा। अब ये रीडायरेक्शंस के बाद एक टॉपिक पे और आते हैं, दैट इज 404 एरर। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आप समझते चलिए। 404 एरर आप में से पता है किसी को क्या होता है? नो आइडिया। 404 एरर होती है अगर आपकी वेबसाइट में कोई पेज जो पहले कभी होता था लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 404 एरर। मान लेते हैं ये वेबसाइट मैंने डिज़ाइन किया, इस वेबसाइट पे मैंने ये सारे पेजेस बनाए, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। उसके बाद मुझे लगा कि ये जो हायर है ट्विटर वाला पेज है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो इस पेज को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। लेकिन गूगल पे हो सकता है ये पेज आपका अभी भी आ रहा हो, तो जब कोई गूगल पे जाकर के इस पेज को ओपन करेगा तो ये यहाँ पे क्या एरर लिख करके आएगी, 404 एरर। इस तरीके से एरर लिख करके आएगी। तो 404 एरर का मतलब होता है कोई ऐसा पेज जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, पेज नॉट फाउंड भी इसको बोलते हैं। बड़ी बेसिक एरर होती है ये पेज नॉट फाउंड 404 एरर। तो अगर आपसे कभी कोई पूछेगी कि 404 एरर क्या होती है तो आप बताएंगे पेज नॉट फाउंड। एक बार KBC में ये पूछ लिया गया था कि ये 404 एरर क्या होती है, और ये जिससे पूछा गया था वो BTech प्लस MTech इन कंप्यूटर साइंस थी। और ये बड़ी ही जो है बैड फीडबैक वाली बात थी कि उनको ये नहीं पता था कि 404 एरर क्या होता है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट डज एरर 404 इंडिकेट? परमिशन रिक्वायर्ड, एक्सेस डिनाइड, इनकरेक्ट पासवर्ड या नॉट फाउंड? ऑब्वियसली नॉट फाउंड। और सी इज BTech एंड MTech इन कंप्यूटर साइंस, ये एजुकेशन का लेवल है, आप समझते हैं इस बात को। तो 404 एरर का अब सॉल्यूशन क्या है वो समझते हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, शताब्दीफ्लाई.com एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे कुछ वायरस आ गए। वायरस आ जाने की वजह से आप देखिए यहाँ पे चाइनीज़ टाइप के पेजेस बन गए हैं। अब मैं इसका रियल सॉल्यूशन भी आपको बता रहा हूँ, एक अच्छा एग्जांपल है आपके लिए जो सीखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर देखो कितने सारे पेजेस हैं जो चाइनीज़ टाइप के हो गए हैं, जबकि वेबसाइट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, वेबसाइट बिल्कुल स्मूथ है। वेबसाइट कोई ओपन करेगा वो भी ओपन हो जाएगी, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कई सारे चाइनीज़ पेजेस बन गए, जिसमें भी ये वेबसाइट डिज़ाइन की उसमें कुछ इस तरीके के प्लगइन्स इंस्टॉल कर दिया या कहीं से कोई वायरस आ गया। आपके साथ भी हो सकता है फ्यूचर में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए। इन पेजेस को कोई ओपन करता है तो वहाँ पर ये एरर लिख करके आ जाएगी, पेज नॉट फाउंड, दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट, वही मतलब पेज नॉट फाउंड 404 एरर आ रही है। तो हुआ क्या होगा, मैं पूरी कहानी को अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि शताब्दीफ्लाई.com एक अच्छी खासी वेबसाइट चल रही थी। उस वेबसाइट में अचानक से कुछ वायरस आ गए। वायरस आने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि आपके फ़ोन में वायरस आ जाते हैं, आप कोई गलत ऐप इंस्टॉल कर लेते हो, या कई वेबसाइट्स में आप देखोगे इधर उधर चीज़ें इंस्टॉल होने के लिए आने लगती हैं तो उनसे वायरस आ जाते हैं। तो वेबसाइट में वायरस आने का तरीका ये होता है, जैसे कोई आपने प्लगइन गलत इंस्टॉल कर लिया, आपने कोई थीम गलत इंस्टॉल कर लिया, या कई बार ऐसा भी होता है, आप लोगों ने अभी सीखा होगा जिन्होंने वेबसाइट बनाना, वेबसाइट बनाने के लिए हमें एक होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये तो याद है ना, डोमेन होस्टिंग की। होस्टिंग मतलब एक सर्वर होता है आपका। अब मान लेते हैं कि आपकी वेबसाइट में तो आपने कुछ गलत नहीं किया, उस सर्वर में 3-4 और वेबसाइट चल रही थी और किसी दूसरे की वेबसाइट में वायरस आ गया तो उससे आपकी भी वेबसाइट में वायरस आ गया। ऐसा भी कई बार हो जाता है। अब वायरस आने के बाद उस वायरस ने किया क्या, अपने काम के, उस वायरस का काम ही यही होता है, उसने 100-200 पेजेस फालतू के क्रिएट कर दिए जिन पेजेस का कोई काम नहीं था। अब गूगल का तो काम है कि जब भी आपकी वेबसाइट में कोई पेज आएगा तो वो उसको क्रॉल करके ले जाएगा और अपने पास सेव कर लेगा। तो हुआ यूँ पिक्चर में कि इस वेबसाइट में कुछ 100-200 पेज ऑटोमेटिक क्रिएट हो गए इस नाम से, ये अजीब अजीब नाम से, और वो गूगल पर आने भी लगे। ये सब देखो गूगल पे पेजेस आने लगे। ये सब पेजेस कभी थे वेबसाइट में, जैसे यही पेज है, मान लेते हैं कुछ अजीब सा चाइनीज़ सा नाम है इसका, तो ये पेज उसने वायरस ने क्रिएट कर दिए। अब आपकी वेबसाइट में इतने सारे पेजेस क्रिएट जो हो गए 100-200, आपका काम ये है कि उन पेजेस को डिलीट करना। तो ये तो बड़ा आसान सा काम है, आप अपनी वेबसाइट को एक तरीके से डिलीट कर दोगे तो पेजेस भी डिलीट हो जाएंगे। जैसे हम लोग अपने फ़ोन को पूरा रीसेट कर दें, फॉर्मेट कर दें, तो वो मेरा फिर से सब कुछ चला जाएगा। लेकिन जो गूगल पे चला गया वो कैसे हटाया जाए? तो ये जो 404 एरर है
ये एरर उन पेजेस की आ रही है जो अभी हमारी वेबसाइट पर नहीं है। ये पेजेस आपकी वेबसाइट से तो हटाना आसान है, उसके लिए तो प्लगइन्स आती हैं जो आपको बता देंगे कि कौन कौन से पेजेस हैं जो आपकी वेबसाइट पर अभी एग्जिस्ट नहीं करते, उनको आप हटा दो। लेकिन गूगल से कैसे रिमूव करना है उसको मैं यहाँ पर अभी आपको गाइड करता हूँ। ओके, तो दो बातें मैं बताऊँगा। पहला, अपनी वेबसाइट से कैसे हटाना है। तो जैसे अपने फ़ोन में मान लेते हैं फालतू की कुछ फ़ोटोज़ आ गई हैं तो उनको डिलीट कर दो, बड़ा आसान सा काम है। गूगल से कैसे हटाना है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो अपनी वेबसाइट से हटाने के लिए प्लगइन्स आती हैं, जैसे ये जो प्लगइन थी हमारी 301 रीडायरेक्शन, इसका ये भी एक काम है कि ये 404 वाले पेजेस भी बताती है। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वाली जो प्लगइन थी रीडायरेक्शन वाली, ये बता रही कि आपकी वेबसाइट पे ये 3 पेजेस हैं जो अब इस समय एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये देखो, हायर ट्यूटोरियल कानपुर नाम का कोई पेज है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, और रैंक एजुकेशन ये सब तो मान लो हट ही चुका है। अरे ये पेज अभी मुझे लगता है कि अभी क्रिएट हुआ है। ओके, सो इस नाम से अभी तो फिलहाल कोई ऐसा पेज है नहीं, क्योंकि मैंने ही सर्च किया था तो वो एरर बता रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी वेबसाइट के सारे पेजेस ओके हैं। ये रैंक एजुकेशन ये सब वेबसाइट से मैंने हटा दिए थे। तो अभी तो फिलहाल इस वेबसाइट पे मेरे कोई ऐसे पेजेस हैं जिनको हटाने की ज़रूरत हो। अगर इन फ्यूचर कोई ऐसा पेज होगा तो ये मुझे बता देगा, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। तो अपनी वेबसाइट से तो रिमूव करने के लिए प्लगइन आती है। अब गूगल से कैसे हटाओगे वो आप देखना। तो ये जैसे इस वेबसाइट को कोई गूगल पे सर्च करता है, उससे उनके ब्रांड का नाम भी खराब होगा कि पता नहीं वहाँ क्या चाइनीज़ जैसा आता है ना। तो उस चीज़ को देखो कैसे हम लोग टैकल करेंगे। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक टूल का, वही गूगल वेब मास्टर टूल का। एक बार और हम लोग इस टूल के बारे में बात कर चुके हैं, याद है किसी को कब बात की थी? गूगल वेब मास्टर या सर्च कंसोल या सर्च सेंट्रल नाम का एक टूल, तो याद है? नहीं याद है? याद रखा करो। अभी हम लोगों ने बात की थी कुछ दिनों पहले साइट मैप नाम से। साइट मैप सबमिट करना होता है तो कुछ इस तरीके की कहानियाँ थी। एसईओ जो टॉपिक है इसको अब आप 2-3 बार पढ़ोगे तभी सही से आ पाएगा। एक बार मैं बताऊंगा, एक बार आप खुद से पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे, तब जा कर के आप इस काम को कर पाओगे। ये सब कॉन्टीन्यूस प्रोसेस सब चलता रहेगा ऐसे ही। आज आप सीख रहे हो, कल फिर सीखोगे, फिर करोगे, फिर चलता रहेगा। ये सब कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये तो फ्री है। एक सेकंड रुकिएगा। ऑलराइट, सो अभी हम लोग यहाँ पर जैसे आ गए हैं गूगल सर्च कंसोल में। तो ये जो गूगल सर्च कंसोल टूल है इसका हम लोग यूज़ एक बार पहले कर चुके हैं साइट मैप सबमिट करने के लिए। साइट मैप क्या होता था? अपनी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं वो गूगल को बताने के लिए साइट मैप सबमिट किया जाता था। उसका ऑन पेज रिव्यू में आप देखना, पूरा मैंने प्रोसेस बताया हुआ है, आप उसको समझ लेना। यहीं पर एक दूसरा काम भी होता है, ये जो लिंक्स हैं इनको रिमूव करने के लिए, रिमूव पेजेस के लिए। तो ये काम कैसे होता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर जैसे आए हुए हैं गूगल सर्च कंसोल में। तो यहाँ पर आपको पहली बार अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाना मैंने साइट मैप सबमिट करने में आपको बताया था, वो आप वीडियो एक बार देख लेना। आज मैं सभी क्लासेस के वीडियोज एक साथ शेयर कर दूंगा। अभी मैं नया ग्रुप बनाऊंगा क्योंकि आप में से कुछ लोग 5 PM के हैं, कुछ लोग 10 AM के हैं, तो एक साथ मैं उनको शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखो ये गूगल सर्च कंसोल टूल है। शताब्दीप्लाई.com नाम की मेरी जो वेबसाइट है यहाँ पर पहले से ही ऐड है। अगर आप पहली बार यहाँ पर आओगे तो आपको अपनी वेबसाइट ऐड करनी पड़ती है, ऐड प्रॉपर्टी में जाकर के। तो वो कैसे करते हो वो मैं पहले बता चुका हूँ, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने किसी कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे एक ऑप्शन आता है रिमूवल्स का, इस पर आप जाओगे और न्यू रिक्वेस्ट पे जाओगे। और जो ऐसे पेजेस हैं जो आपकी वेबसाइट पे नहीं होने चाहिए, आपकी वेबसाइट में इवन अभी हैं भी नहीं लेकिन गूगल पे आ रहे हैं, उनको आप यहाँ पर रिमूव करोगे। तो ये जो गूगल सर्च कंसोल टूल है यहाँ पे रिमूवल्स पे जाओगे, न्यू रिक्वेस्ट पे जाओगे। अब एक एक करके वो URL आप यहाँ पर एंटर करोगे। जैसे ये पहला URL अजीब सा, इस पर मैंने क्लिक किया और ये जो ऊपर साइड लिंक लिखा हुआ है ये वाला चाइनीज़ टाइप का कुछ, उसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो।
और आप देखोगे अगले कल तक ये सब रिमूव हो जाएंगे, बहुत जल्दी गूगल रिमूव करता है। एक यूआरएल रिमूव हो गया, और ये भी टेम्परेरी रिमूव हुआ है, मतलब 90 दिनों के बाद ये फिर से आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा क्योंकि अब आपकी वेबसाइट में वो पेज है ही नहीं। एक पेज रिमूव किया, ये वाला रिमूव करने की जरूरत है नहीं, वो तो एकदम सही है। ये वाला रिमूव करेंगे, 2 3 4 5, मतलब थोड़ा समय देना पड़ेगा रिमूव करने में। कॉपी करते जाओ, रिमूव करते जाओ। कॉपी किया मैंने और रिमूव किया, एक ही टूल है, एक ही टूल है, हाँ एक ही नाम से। सर्च कंसोल, वेब मास्टर, सर्च सेंट्रल, कोई भी नाम बोलो, सब एक ही बात है। तो एसईओ एक टॉपिक है जो बड़ा धीमे धीमे चलता रहता है, और ये टॉपिक कुछ इसी तरीके का होता ही है। तो यहाँ पर देखो मैं एक एक करके रिमूव करता जा रहा हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पर जितने भी पेजेस हैं उनको रिमूव कर लोगे। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं यूआरएल रिमूव करना, या जो एरर्स वाले पेजेस आ रहे हैं उनको यहाँ पर रिमूव करना। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, इस काम को आप कर पाओगे। तो 404 एरर टॉपिक को भी हम लोग यहाँ पर ओवर करते हैं। तो 3 टॉपिक्स आज की क्लास के भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बैकलिंक्स फ्रॉम हाई क्वालिटी, एक्सपायर्ड डोमेन, रीडायरेक्शंस एंड 404 एरर। नेक्स्ट आते हैं, हाँ एक पेज हम लोग इस तरीके की बना सकते हैं कि अगर कोई पेज हमारा इस तरीके के नॉट एग्जिस्ट कर रहा हो तो वहाँ पे क्या एक्चुअल में लिख करके आएगा, वो भी हम लोग रीडिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी ये लिख करके आ जाता है इन पेजेस में कि पेज नॉट फाउंड, इसकी बजाय हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ऐसा कोई पेज हो जो नॉट फाउंड हो, वहाँ पर ये लाइन लिख करके आ जाए कि थैंक यू फॉर विजिटिंग, प्लीज़ विजिट अवर होम पेज या अबाउट दिस पेज, वो हम लोग रीडिज़ाइन कर सकते हैं। हाँ तब तो 404 आएगा ही आएगा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल पे नहीं आना चाहिए। जैसे आपकी वेबसाइट के वो सारे पेजेस 404 हैं, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँ सब 404 होगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब चलता रहेगा, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन गूगल पे ऐसा कोई पेज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी आप लिखोगे सब 404 है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे रीडायरेक्शन टॉपिक हम लोग पढ़ा, 404 एरर पढ़ा, और बैकलिंक्स फ्रॉम हाई क्वालिटी स्टाइलों में। अब ये जो टूल है गूगल वेब मास्टर, इसके बारे में कुछ बातें और मैं बताऊंगा, फिर आज की क्लास को हम लोग ओवर करेंगे। तो एसईओ में कई सारे टूल्स आपको सीखने, जिनमें से आज की क्लास में हम लोग गूगल वेब मास्टर टूल के बारे में बात करेंगे। तो हाँ, जैसे कोई वेबसाइट हमारी हो उसको हमें परमानेंट चेंज कराना है किसी और यूआरएल में, देन 301 रिडायरेक्शन करते हैं। हाँ, ये जैसे कुछ 1-2 डेज़ के लिए चेंज कराना हो, अभी मान लेते हैं इस वेबसाइट में मेरा कुछ अंडर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो मैंने किसी और वेबसाइट में 1-2 डेज़ के लिए इसको रिडायरेक्ट कर दिया। हाँ, वो एक्चुअल में है तो सेम, लेकिन 302 में ये हो जाता है कि कुछ हमें 1-2 मंथ्स के लिए कराना हो, तो उसकी जो कोडिंग की लाइन होती है उसमें इस तरीके से लिख करके आ जाता है कि ये 1 मंथ या उससे ज़्यादा के लिए हम लोग यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं। हाँ, उसको 1-2 डेज़ के लिए जैसे 3, हाँ काम उनका लगभग सेम है। अगर हम लोग इनकी एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें 301 वर्सेस 302 वर्सेस 307, तो 302 और 307 इन दोनों का ही नाम है हमारा यहाँ पर टेम्परेरी रिडायरेक्शन। ये भी 307 भी टेम्परेरी है और 302 भी टेम्परेरी है, और 301 है हमारा यहाँ पर परमानेंट रिडायरेक्शन। हाँ, कैनोनिकल टैग से भी आएगा टॉपिक हमारा, वो अलग चीज़ होती है। कैनोनिकल टैग से यहाँ से यूज़ करने में होते हैं, और भी कई तरह रिडायरेक्शन जैसे 303 304, इन सब का कोई यूज़ नहीं है। तो 302 is a legit 30 stage essentially that request has been removed and location will be back in a while। तो 302 और 307 दोनों हमारे टेम्परेरी और 301 हमारा परमानेंट है, इंटरनल रिडायरेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं अभी हम लोग टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे वो था हमारा गूगल वेब मास्टर टूल के बारे में। तो ये जो आपको टूल दिख रहा है इसी को बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल या गूगल वेब मास्टर टूल। इसका कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, एक एक करके मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। 10 मिनट्स का टाइम लगेगा, पूरी बातचीत को आप समझ जाएंगे। सो एसईओ की जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तब मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेबसाइट गूगल में कैसे आती है। तो मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे कि जब भी गूगल क्या करता है, आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो वो आपकी वेबसाइट पर आएगा, उसको क्रॉलिंग करेगा। क्रॉलिंग करने के बाद, क्रॉलिंग का मतलब होता है आपकी वेबसाइट में सारा डेटा वो ले जाएगा,
फिर उस डेटा को वो अपने पास कहीं पर सेव करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग करना। तो आप जब भी कोई वेबसाइट बनाते हो या अपनी वेबसाइट के अंदर कोई पेज बनाओगे, कोई इमेज अपलोड करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो गूगल ऑटोमेटिक आएगा, उसको क्रॉलिंग करके ले जाएगा। क्रॉलिंग के बाद वो अपने पास उसके जो सर्वर है उनमें कहीं पर सेव कर लेता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग करना। तो मान लेते हैं मैंने अभी कोई नई वेबसाइट बनाई और मैं चाहता हूँ वो वेबसाइट गूगल पर आने लगे। तो आप क्या करोगे, गूगल तो खुद तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो कब आएगा या नहीं आएगा, उससे अच्छा है कि हम लोग खुद जा करके यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल में जब आप बिल्कुल पहली बार आओगे तो ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे और यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट है वो आप यहाँ पर एंटर करोगे। तो जैसे मान लेते हैं मेरी जो वेबसाइट है वो है amantutorials.in। बिना साइट मैप के गूगल क्रॉम पे लेता है। हाँ, क्रॉल तो कर लेता है, लेकिन सभी पेजेस कर पाए ना कर पाए उसके लिए साइट मैप दे देते हैं। तो जैसे ये अमन ट्यूटोरियल्स डॉट इन, मान लेते हैं ये वेबसाइट कल मैंने बना के अपना कंप्लीट कर लिया है। अब इस वेबसाइट को मुझे गूगल पे दिखाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाकर के पहले अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा। फिर उसके बाद गूगल बोलेगा मुझसे वेरीफाई करो कि ये वेबसाइट आपकी है या नहीं है। तो गूगल, फेसबुक या कोई भी आपसे कभी भी बोले कि वेरीफाई करो, तो वेरीफाई करने का तरीका ये होता है, आपको यहाँ एक छोटा सा कोड मिलता है। इस कोड को आपको कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर कहीं पर पेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने कोड को कॉपी किया और अपनी वेबसाइट पे इस कोड को कहाँ पर पेस्ट करेंगे, उसके लिए वर्डप्रेस के अंदर जा कर के एक प्लगइन आती है इंसर्ट हेडर एंड फुटर, वो इंस्टॉल करेंगे। तो प्लगइन्स पे जाएंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे। तो गूगल वेब मास्टर जो टूल है उसमें सबसे पहला काम होता है अपना अकाउंट बनाना। अकाउंट बनाने के लिए आप अपनी वेबसाइट एंटर करोगे तो वो आपसे बोलेगा प्रूफ करके दिखाओ ये वेबसाइट तुम्हारी ही है। प्रूफ करने का तरीका ये है कि इंसर्ट हेडर एंड फुटर नाम की एक प्लगइन है, वो इंस्टॉल करो और जो कोड आपको मिला है वो यहाँ पर जा करके पेस्ट कर दो। सारी बातचीत रिकॉर्ड होती जा रही है, तो आप लोग आगे चल करके इन सभी वीडियोस को बार बार देखो, अपने पास नोट्स बनाते जाओ और ये सब कुछ जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप कर ले जाओगे। अभी इतने सारे स्टूडेंट्स, जैसे आप ही के बैच के एक स्टूडेंट लकी है जो उसने अभी एक कंपनी में कल इंटरव्यू देने गया था और आई थिंक उसने ज्वाइन भी कर लिया है, जो भी होगा बताएगा। तो ये बेसिक बात है कि आपको ये सारी चीज़ों को समझते चलना कि हाँ ऐसा कुछ होता है, जब करने की ज़रूरत आएगी तब आप कर ले जाओगे। यही तरीका होता है काम करने का। तो यहाँ पे मैंने कोड को कॉपी किया और मैंने गूगल से कहा जरा चेक कर लो, वेरीफाई कर लो मैंने कोड पेस्ट किया है कि नहीं किया है। तो ये वेरीफाई कर रहा है, कह रहा है दिस इज़ डन, आपने कोड पेस्ट कर दिया है। तो मैं नोट कर देता हूँ, गूगल वेब मास्टर में आपको अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले वहाँ पे जा कर के ऐड ए प्रॉपर्टी करना पड़ेगा। तो एक कोड मिलेगा, कोड कॉपी करो और उसको जा कर के पेस्ट कर दो, कहाँ पर, इंसर्ट हेडर एंड फुटर में। जैसे ही आप गूगल वेब मास्टर को गूगल में सर्च करके आओगे तो आपको सबसे पहले यही ऑप्शन दिखता है, प्रॉपर्टी ऐड करने का, कोड मिलेगा, कॉपी करके इंसर्ट हेडर एंड फुटर में पेस्ट कर दो। अब गूगल वेब मास्टर के यूजर्स का क्या है, पहला यूजर्स का क्रॉलिंग कराना। क्रॉलिंग कराने का मतलब ये होता है कि जैसे मेरी वेबसाइट पे कोई बिल्कुल नया पेज है और मैं चाहता हूँ वो पेज गूगल पे आने लगे। तो जैसे ये मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के अंदर मैंने कोई नया पेज बनाया और मैं चाहता हूँ वो कल ही गूगल पे आने लगे, तो आप क्या करोगे, उस पेज का लिंक कॉपी करो और यहाँ पे जाओ गूगल वेब मास्टर टूल में, यहाँ पर वो लिंक पेस्ट कर दो। तो गूगल चेक करता है कि वो लिंक अभी गूगल पे है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसे रिक्वेस्ट करो कि हाँ इस लिंक को हमारी वेबसाइट पर ले आओ। तो ये कह रहा है URL इज़ ऑन गूगल, मतलब ये पेज है गूगल पे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं ये पेज अगर गूगल पे ना होता, जैसे मैं कोई और पेज ले लेता हूँ जो भी नया बनाया गया हो, तो अगर आपका कोई नया पेज है और आप चाहते हो कि नहीं वो अभी का अभी गूगल पे आ जाए, तो उसको बोलते हैं क्रॉलिंग करवाना। मतलब गूगल को इनवाइट करना कि आओ और हमारी वेबसाइट पे मैंने एक नया पेज बनाया है, उसको क्रॉल करो। तो जैसे मान लेते हैं कोई पेज ले लेते हैं, एडमिशन फॉर्म पेज ले लेते हैं, किसी ने बनाया होगा भी। तो इस पेज को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके गूगल के पास दिया। गूगल चेक करता है ये पेज अभी गूगल पे है या नहीं है। ये सारे पेज वो ऑटोमेटिक क्रॉल कर चुका है। अगर ना होता तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आती, रिक्वेस्ट क्रॉलिंग करके।
जैसे यहाँ इंडेक्सिंग लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट क्रॉलिंग, आप उस पर क्लिक कर देते तो वो पेज ऑटोमेटिक गूगल पर आ जाता। ओके, सो जब भी आप कोई नया पेज बनाएंगे तो वो ये काम आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, अगर नहीं भी करोगे तो भी गूगल आएगा 1 2 3 दिन बाद और आपके पेज को क्रॉल करके ले जाएगा। अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं होता, ऑटोमेटिक गूगल आ जाता है। तो गूगल वेब मास्टर टूल का पहला काम ये है कि आप यहाँ पर मैनुअल क्रॉलिंग करा सकते हो, उसको बोलते हैं मैनुअल क्रॉलिंग। वैसे तो गूगल आएगा ऑटोमेटिक, अगर आपको खुद से करवाना है तो मैनुअल क्रॉलिंग करवा लो। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई मैनुअल क्रॉलिंग कैसे की जा सकती है, तो आप बताओगे गूगल वेब मास्टर में जाओ और मैनुअल क्रॉलिंग करवा लो। मैनुअल क्रॉलिंग का मतलब कि आप खुद गूगल को इन्वाइट कर रहे हो कि भाई आओ और हमारे पेज को क्रॉल करके ले जाओ, सीख जाओगे। देखो एसईओ में बहुत सारी चीज़ें समय के साथ सब सीखते जाओगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, तो चीज़ें चलती रहती हैं। सो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, इसके अलावा गूगल वेब मास्टर टूल आपको ये भी बताता है कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या है, मतलब उसमें कितने लोग आते हैं, क्या सर्च करके आते हैं, ये सारी बातें भी आपको यहाँ पर पता चल जाती हैं। यहाँ पे जैसे मैं परफॉर्मेंस पे क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है कई सारी बातें। ये शताब्दी फ्लाई .com जैसे वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट होगी आपकी, तो यहाँ पे जैसे गूगल दिखा रहा है कि लास्ट 3 मंथ्स में, आप चाहो तो 1 मंथ कर लो, 86 इम्प्रेशंस हुए, मतलब 86,000 लोगों ने गूगल पे मेरी कंपनी से जुड़ी हुई चीज़ों को सर्च किया होगा, और उसमें से कुछ 1000 लोग मेरी वेबसाइट पर आए हैं। तो ये भी आपको यहाँ से पता चल जाता है, हालांकि हम लोग गूगल एनालिटिक्स भी पढ़ेंगे, और ये आपको पता चल जाएगा कि कुछ लोगों ने शताब्दी प्लाईवुड सर्च किया था, 826 लोगों ने। इम्प्रेशन का मतलब होता है कितने लोगों ने सर्च किया है, कितनी बार आपका नाम दिखाया गया, और उसमें 195 लोग आपकी वेबसाइट पर आए थे। ये वो अलग अलग कीवर्ड्स हैं जिनको लोगों ने सर्च किया, जैसे प्लाई के दरवाजे की कीमत, ये 527 लोगों ने सर्च किया और उसमें से 16 लोग आपकी वेबसाइट पर आए थे। तो आपको यहाँ से कीवर्ड्स भी पता चल जाते हैं कि अच्छा लोग ये भी सर्च करते हैं, चलो इस कीवर्ड पे काम करते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल का दूसरा यूज़ है आपका परफॉर्मेंस चेक करने का, कि आपकी वेबसाइट में कितने लोग आते हैं और वो कौन से कीवर्ड्स को सर्च करके आते हैं। पहला काम है मैनुअल क्रॉलिंग करवा लो, दूसरा काम है परफॉर्मेंस सर्च कर लो। ये सब करने के लिए आपको पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के ऊपर के ये 3 स्टेप हैं, बड़े सिंपल से, इस तरीके से आप काम को करोगे। नेक्स्ट आते हैं परफॉर्मेंस के बाद गूगल सर्च कंसोल में आप अगला काम ये कर सकते हो कि आपको अगर अपनी वेबसाइट के सारे पेज एक साथ गूगल को बताने हो तो आप साइड मैप सबमिट कर दो। साइड मैप पूरा एक टॉपिक था जो मैंने आपको अलग से बताया था, कि आप अपनी वेबसाइट का साइड मैप भी गूगल में सबमिट कर सकते हो। तो साइड मैप कैसे सबमिट करना है, साइड मैप आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस का एक मैप है कि हाँ हमारी वेबसाइट पर ये पेजेस हैं, ये इमेजेस हैं, इस तरीके से मेरा पेज काम करता है। सो साइड मैप जो होता है वो आपको बनाना पड़ता है। टेक्निकली आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास कई सारी प्लगइन्स आती हैं। तो योश एसईओ नाम की एक प्लगइन आती है, वो आप इंस्टॉल कर लो, उससे आपका साइड मैप बन जाता है। तो प्लगइन्स में हम लोग जाएंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे। यहाँ पर योश एसईओ नाम की एक प्लगइन आती है, योश नाम काफ़ी सुनोगे आप लोग आगे चल करके, इसको आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। ठीक है, अभी ये इंस्टॉल नहीं हो पा रही, मान लेते हैं आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कुछ एरर आ रही है। इंस्टॉल करके एक्टिवेट करने के बाद आप क्या करोगे, जैसे इस वेबसाइट में मेरे इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा शताब्दीप्लाई.com/sitemap.xml। ये मैं एक बार बता भी चुका हूँ, आप वो वाला वीडियो देख लोगे अच्छे से समझ जाओगे। इसका साइड मैप बना करना चाहिए था। तो इस वेबसाइट में भी अभी साइड मैप इसका मतलब नहीं बना है, जो सेसियो इसमें भी मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो साइड मैप बनाने का तरीका ये होता है, योश एसईओ नाम के एक प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं फिर से इंस्टॉल करता हूँ, हालांकि यहाँ पे इंस्टॉल तो है, क्या दिक्कत आ रही है।
तो ये योर एसईओ ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट का साइट मैप बना देता है। यहाँ 2 प्लगइन एक्चुअली में इंस्टॉल है। SEO की 2 प्लगइन इंस्टॉल है। साइट मैप की, हाँ, एक ये गूगल XML साइट मैप है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी भी कुछ एरर होगी, एरर मुझे एक बार टैकल करनी पड़ेगी, कहाँ पे क्या एरर आ रही है। अगर एक ही काम के लिए आप 2 प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लोगे तो एरर आती है, नहीं तो साइट मैप बस आप योर एसईओ नाम की प्लगइन इंस्टॉल करो, वो आपका साइट मैप इजीली क्रिएट कर देता है। साइट मैप बना है या नहीं बना है, आप जैसे ही साइट मैप डॉट XML लिखोगे तो यहाँ पर लिख करके आने लगेगा जनरेटेड बाय योर एसईओ। इसका मतलब मेरा साइट मैप बना हुआ है। फिर उसके लास्ट में ये जो लिखा होता है, जैसे वेबसाइट के लास्ट में जो लिखा होता है उसको कॉपी करो और गूगल सर्च कंसोल में आओ और यहाँ पे ऐड ए न्यू साइट मैप में जाके इसको पेस्ट कर दो और सबमिट कर दो एंड दिस इज डन। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैंने आपको फिर से बताया कि साइट मैप बनाने के लिए आपको योर एसईओ नाम की एक प्लगइन है, उसकी हेल्प लेनी है और वो साइट मैप आपको सबमिट कर देना। बस इतना काम होता है और ज़्यादा काम नहीं है। साइट मैप छोटा सा काम है आपका। उधर एक प्लगइन इंस्टॉल करो, फिर चेक करो साइट मैप बना है कि नहीं बना है। कैसे चेक करोगे, अपनी वेबसाइट लिखो, साइट मैप डॉट XML लिखो, अगर बना होगा तो इस तरीके का एक पेज खुल करके आ जाएगा और इस पेज की जो लास्ट वाला लाइन है इसको कॉपी करो और यहाँ पर जा करके पेस्ट कर दो एंड दिस इज डन। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं साइट मैप। इसके अलावा गूगल वेब मास्टर का एक और काम है, वो है रिमूव करना यूआरएल्स का, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि कोई ऐसा यूआरएल जो आपकी वेबसाइट पर एग्जिस्ट करता है और आप नहीं चाहते कि वो दिखे गूगल पर, तो आप उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव वाला काम देखो वहीं साइट मैप के नीचे ही आता है, रिमूवल्स करके। ओके, सो यहाँ से आप अपने यूआरएल्स को रिमूव कर सकते हो। एक ऑप्शन और आता है कवरेज करके। कवरेज का मतलब होता है कि जो एरर्स वगैरह हैं अगर आपके किसी पेज में तो वो आपको बता देगा। तो जैसे मैंने कवरेज पे क्लिक किया तो ये बता रहा है 124 एरर्स है मेरी वेबसाइट में। कहाँ कहाँ पे क्या क्या एरर है देखते हैं। तो ये देखो वही वाली एरर बता रहा है कि ये सब पेजेस आपकी वेबसाइट पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये कवरेज करके एक ऑप्शन आता है जो आपको बताता है क्या क्या एरर्स आपकी वेबसाइट पर हैं। तो ये बता रहा है कि ये सब पेजेस आपकी वेबसाइट पर एग्जिस्ट नहीं करते, इनको आप हटा लो। तो वो काम हटाना है, ये मैंने आपको बताया इधर रिमूव पे जा करके। ये सब वही चाइनीज़ वाले पेजेस हैं जो पहले कभी अचानक से क्रिएट हो गए किसी वायरस के आ जाने से। तो आगे चल कर आप लोगों को ऐसी भी प्रॉब्लम फील करनी पड़ सकती है, कोई वायरस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आप लोग इस तरीके से उसको टैकल कर पाओगे। और लास्ट में ये कुछ ऑप्शंस आते हैं, इनका कुछ खास यूज़ नहीं है, ये एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे पेज एक्सपीरियंस में वो आपको बताएगा कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर आपको बस रिपोर्ट्स दिखा देगा कि हाँ मोबाइल पे आपकी वेबसाइट सही चल रही है, HTTPS भी है और कुछ एरर्स हैं वो आप सही कर लो, वही वाली एरर फिर से दिखा देगा। कि कुछ पेजेस हैं आपकी वेबसाइट पर जो एग्जिस्ट यहाँ पर करते रहे हैं, तो ये यूआरएल उसी वायरस की वजह से आया होगा यहाँ पर। फिलहाल तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है। ये आपको पेज की स्पीड भी बता देता है कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस की स्पीड अभी स्लो है। अभी हम लोग एक पेज स्पीड के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे, उस पर मैं आपको इसमें क्लियर बता पाऊँगा कि पेज की स्पीड चेक वहाँ से करते हैं। ये तो ऐसे ही बताता रहता है कि मोबाइल पर आपकी कुछ एरर्स हैं कि नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस वाला टैब कुछ खास यूज़ का नहीं है, बस ये आपको बता देता है कि आपकी वेबसाइट में सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कोई इशू होगा तो यहाँ पे बता देगा, जैसे भी लिख करके आ रहा है नो इशूज डिटेक्टेड, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके अलावा गूगल वेब मास्टर टूल के कुछ और भी यूजेस हैं, जैसे कि अगर आप अपनी वेबसाइट को किसी और कंट्री में रैंक कराना चाहो तो वो भी यहाँ पर आप करा सकते हो। एक ये ऑप्शन आता है इंटरनेशनल टारगेटिंग करके, इस पर आप क्लिक करिए तो ये आपसे पूछेगा कि आपकी ये वेबसाइट पर्टिकुलर किस कंट्री के लिए है। तो यहाँ पे आप कंट्री पे जाकर के ये सिलेक्ट कर सकते हो कि ये वेबसाइट मैंने खास करके बनाई है यूनाइटेड स्टेट्स या किसी और कंट्री के लिए। ओके, तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पर इंटरनेशनल टारगेटिंग में मिल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर तो भी एक ही कंट्री सिलेक्ट हो पाती है। इसका फिर एक दूसरा तरीका है, अभी हम लोग इंटरनेशनल टारगेटिंग पे आएंगे तो अगर हमारी वेबसाइट पे अलग अलग लैंग्वेजेस में कंटेंट लिखा हुआ है तब तो वो 2-3 कंट्रीज़ को टारगेट कर लेता है।
अगर सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा हुआ है तो उस कंट्री के अगर हम लोग कीवर्ड्स यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक उस कंट्री में हमारा नाम आने लगेगा। ओके, तो यहाँ पर तो आप एक ही वेबसाइट्स को टारगेट कर पाओगे, एक ही कंट्री को टारगेट कर पाओगे। तो इस तरीके के कुछ और ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, जैसे कोई सिक्योरिटी का इशू है तो वो भी दिखा देगा कि आपकी वेबसाइट पे ये वायरस वगैरह आए हुए हैं। ओके, सो और आप इसका यूज़ कर सकते हो पेज की स्पीड वगैरह पता करने के लिए, इंटरनेशनल टारगेटिंग के लिए। इसके अलावा आप इसका यूज़ कर सकते हो क्या बोलते हैं इस चीज़ को, ये जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं इनके लिए। तो गूगल वेब मास्टर टूल के कई सारे यूजेस हैं, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। कई बार कंपनी में आपके अलावा और भी कई सारे लोग काम कर रहे होंगे तो आपको गूगल वेब मास्टर का एक्सेस उनको भी देना पड़ेगा। तो किसी और को भी एक्सेस यहाँ से दिया जा सकता है। आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा सेटिंग्स करके, और यहाँ पर आप यूज़र एंड परमिशन में जा करके अपनी कंपनी के बाकी लोगों को भी इसका एक्सेस दे सकते हो। तो जैसे यहाँ पर देखो इतने सारे लोगों को मैंने एक्सेस दे रखा है, मान लीजिए मुझे किसी को हटाना है तो मैं यहाँ से उसको रिमूव भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने एक्सेस दिया तो उसको होएगा क्या नहीं? मैं उसको कोई वेरीफाई करने की नीड नहीं होगी। तो ऐड यूज़र पे जाइए, जिसको भी एक्सेस देना उसकी ईमेल आईडी एंटर करो और यहाँ से आप एक्सेस दे सकते हो। हाँ, सिर्फ वेब मास्टर का। ओके, तो इस तरीके से आप एक्सेस वगैरह भी यहाँ पर दे सकते हो। तो इस क्लास को टॉपिक को भी हम लोग ओवर करते हैं, यहाँ से यूजर्स वगैरह को ऐड कर सकते हो। तो ओवरऑल आज हम लोग ने 4 टॉपिक्स पढ़े हैं। पहला जो टॉपिक था हमारा बैकलिंक्स फ्रॉम हाई क्वालिटी एक्सपायर्ड डोमेन, इस टॉपिक को जितना भी आप समझे उतना आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे चलकर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप पूछिएगा, मैं आपको बताता रहूँगा। मेन जो टॉपिक रीडायरेक्शन, छोटा सा टॉपिक है, 3 तरीके के रीडायरेक्शन है, ये क्लियर रखना। 404 एरर आपको क्लियर रखना है, और गूगल वेब मास्टर के क्या क्या यूज़ है ये आपको क्लियर करना है। ओके, इन सभी चीज़ों का आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ वेबसाइट्स का मैंने ऑलरेडी एक्सेस आप लोग दे रखा है, न्यू ग्रुप बना करके मैं सभी को ऐड कर दूंगा। तो एक साथ एसईओ के सारे वीडियोज़ मैं वहीं पर शेयर कर दूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और वहीं पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।